Today our topic is the advent of European countries. भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन। अब ये लोग मॉडर्न इंडिया में है और मॉडर्न इंडिया में यूरोप के साथ भारत के जो वाणिज्यिक क्रियाकलाप की शुरुआत हुई उसको हम लोग देखेंगे और इसी क्रम में भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना भी हुई। एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज इन इंडिया, भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन। इंडिया होल्ड और मेंटेन ट्रेड रिलेशंस विद द यूरोपियन कंट्रीज फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स। भारत यूरोपीय देशों के साथ प्राचीन काल से ही व्यापारिक गतिविधियों को बनाए हुआ था। बट वी सी और ऑब्जर्व अ डिफरेंस बिटवीन द अर्लियर फॉरेन मर्चेंट्स एंड द मर्चेंट्स केम इन द 16th and 17th century in India in these manners। अर्थात प्राचीन भारत में जो व्यापारी भारत आए हुए थे और 16वीं और 17वीं शताब्दी में जो यूरोपीय व्यापारी भारत आए हुए थे, उनके उद्देश्य संगठन में मौलिक भिन्नता दृष्टिगोचर होते हैं। जैसे प्राचीन काल में भी आप देखेंगे जो यूरोप के साथ हमारा व्यापार होता था वो अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होता था। मीन्स द अर्लियर फॉरेन मर्चेंट्स एंड देयर मोटिव्स वर वेरी कॉमर्शियल। उनके उद्देश्य मुख्यतः क्या थे? महज वाणिज्यिक हित होते थे, अर्थात व्यापारिक लाभ, व्यापारिक संपर्क। एंड सपोर्ट, दे गॉट वेरी लिटिल और नो सपोर्ट फ्रॉम द नेटिव स्टेट। जिन देशों के व्यापारी आते थे उन देशों के व्यापारियों का अपने देश की सरकारों का बहुत समर्थन प्राप्त नहीं होता था, बहुत ही अल्प या नहीं होता था। एंड दे वर अनऑर्गेनाइज्ड, और वे असंगठित होते थे, स्कैटर्ड होते थे। बट द यूरोपियन कंपनीज came in India in 16th and 17th centuries, means after Renaissance, पुनर्जागरण के बाद, exploration of the new sea trade routes, नए समुद्री मार्गों की खोज के पश्चात जब यूरोपीय व्यापारी भारत आए तो उनके संरचना में, उनके उद्देश्य में अंतर के बिंदु। यहाँ क्या था? अर्ली फॉरेन मर्चेंट्स हैव ओनली कॉमर्शियल मोटिव। यहाँ नॉट ओनली कॉमर्शियल but became political in changing political circumstances of India। प्रारंभ में इनके भी उद्देश्य वाणिज्यिक ही थे, लेकिन भारत में बदलती हुई राजनीतिक परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में इनकी राजनीतिक भी भूमिका स्थापित हुई। They tried to set up their political settlements. Earlier, they set up their commercial activities with the factories or the warehouse। प्रारंभ में अपने व्यापारिक संगठन को बल प्रदान करने के लिए इन्होंने कोस्टल इलाके में वेयर हाउस, अर्थात जहां पर गोदाम बनवाए जाते थे, जो फैक्ट्री कहा जाता था, they were the fortified structures to immune from the outsiders and also from the native state, ताकि व्यापार की सुरक्षा बाह्य व्यापारियों से भी हो और यहाँ के देशी रियासतों से भी हो, इसलिए राजनीतिक भी हो गई। They got political and military support of their respective government। जैसे यूरोपीय व्यापारी यहाँ आते थे, पुर्तगाली, जैसे डेनिश से फ्रांसीसी, अंग्रेज, इन सभी व्यापारियों को अपने देशी सरकारों से समर्थन प्राप्त हुआ करता था। इन सभी व्यापारियों को अपनी संबंधित सरकारों का राजनीतिक और सैनिक समर्थन प्राप्त होता था, और इसी के बदौलत बाय मींस ऑफ पॉलिटिकल एंड मिलिट्री सपोर्ट दे सेट अप देयर फैक्ट्रीज इन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट साइड ऑफ द इंडिया। दे वर नॉट इंडिविजुअल, ये व्यक्तिगत रूप से व्यापार नहीं करते थे, वेरी ऑर्गेनाइज्ड। ट्रेडिंग टू द ईस्ट के नाम से कंपनियों की स्थापना की गई, पूर्व के साथ व्यापार करने के नाम पर में, इसीलिए ये संगठित थे। दे रिप्रेजेंटेड देयर रेस्पेक्टिव नेशंस, वे अपने संबंधित राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते थे। अर्थात व्यापारिक वाणिज्यिक गतिविधियों में राष्ट्रीयता रिफ्लेक्ट होती थी। जैसे फ्रांसीसियों के संदर्भ में देखा जा सकता है, अंग्रेजों के संदर्भ में देखा जा सकता है ना। कई बार आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष को यूरोपीय राजनीतिक गतिविधियों के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना, है ना। आंग्ल और फ्रांसीसी संघर्ष को यूरोप के राजनीतिक घटनाक्रम से जोड़ करके देखा जाना, तो इसलिए ये अंतर के बिंदु को देखा जा सकता है। जो प्रारंभ में, प्राचीन काल में, प्राचीन भारत में जो यूरोप के साथ हमारा व्यापार होता था, उसके स्वरूप में, नेचर में
और आधुनिक काल में जो व्यापार था उसमें अंतर के बिंदु दृष्टिगोचर होते हैं, राइट। और इसी क्रम में हम लोग देखेंगे एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज में सबसे पहले पोर्तुगीज केम टू इंडिया इन द लास्ट डिकेड ऑफ 15th सेंचुरी। 15वीं शताब्दी के अंतिम दशक में कौन आए? पुर्तगाली भारत आए। बोथ पोर्तुगीज एंड स्पेनिश एक्सप्लोर्ड द न्यू सी ट्रेड रूट, अर्थात स्पेनिश और पुर्तगालियों ने दोनों ही नए व्यापारिक मार्गों की खोज की और इस व्यापारिक मार्गों की खोज ने कालांतर में वर्ल्ड ट्रेड रूट को एक नई दिशा दी, है ना। दे गेव अ न्यू डायरेक्शन टू द वर्ल्ड ट्रेड, विश्व व्यापार को एक नई दिशा दी। एंड फॉलोड बाय द डेनिश, द ब्रिटिशर्स, द फ्रेंच कंपनीज एंड दे होल्ड ट्रेड विद द ईस्टर्न कंट्रीज, राइट। 7वीं शताब्दी में इस्लाम के उद्भव के साथ ही अरबों का पूर्व और पश्चिम की ओर विस्तार हुआ और धीरे धीरे अरब व्यापारी लाल सागर, अरब सागर के क्षेत्र से होते हुए भारत के तटीय क्षेत्रों में व्यापार करना शुरू कर दिए थे। अर्थात 7वीं शताब्दी से अरब व्यापारियों का लाल सागर और अरब सागर के क्षेत्र पर व्यापारिक नियंत्रण शुरू हो गया था और अरब व्यापारी ही भारत से वस्तुओं की आपूर्ति लाल सागर होते हुए इटली के मिलान, जेनोवा जैसे शहर में किया करते थे। वेनिस, मिलान और जेनोवा जैसे शहर में किया करते थे। अर्थात यूरोप में भारतीय वस्तुओं की आपूर्ति का जो मुख्य स्रोत था उसकी पूर्ति अरब व्यापारी किया करते थे और लगभग 7-8 शताब्दियों तक अरब व्यापारियों का नियंत्रण इस क्षेत्र पर रहा हुआ था, है ना। जब कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का नियंत्रण स्थापित हो गया था, इसके पश्चात यूरोप के क्षेत्र से नए व्यापारिक मार्गों की खोज इस सिलसिला की शुरुआत हुई। इसी क्रम में स्पेन का एक्सप्लोरर जो था क्रिस्टोफर कोलंबस ने वो अमेरिका की खोज की और वास्को डी गामा लैंडेड इंडिया इन 1498 1498 में वास्को डी गामा भारत पहुंचा। कैसे पहुंचा? ये पुर्तगाल है, लिस्बन से चला था और यहाँ अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट से होते हुए ये यहाँ क्या कहा, केप ऑफ गुड होप, साउथ अफ्रीका का साउथ मोस्ट पॉइंट सी में केप ऑफ गुड होप, जिसे तमाशा अंतरिक्ष भी कहा जाता है। केप ऑफ गुड होप, व्यापार की अच्छी संभावना, गुड होप। और इससे और यहाँ ये मोजाम्बिक होते हुए ये पर्सिया की खाड़ी ऑफ अदन, पर्सिया की खाड़ी होते हुए ये कहाँ, कालीकट पहुंचा था, जहाँ कालीकट के स्थानीय शासक जो जमोरिन कहलाते थे, जमोरिन उदार था और जो न्यू कमर्स होते थे, न्यू ट्रेडर्स होते थे, उनके प्रति उनका अप्रोच जो था वो लिबरल हुआ करता था। मीन्स दे अलॉट द न्यू फॉरेन ट्रेडर्स एंड गारंटीड देयर ऑल फ्रीडम ऑफ क्रीड्स, सभी चाहे वो किसी भी धर्म के क्यों नहीं हो। तो जमोरिन का जो अप्रोच था, दृष्टिकोण था, वो नए व्यापारियों के प्रति उदार था। इसी क्रम में जब 1498 में कौन, वास्को डी गामा लैंडेड ऑन इंडियन कोस्ट एट कालीकट, कालीकट पहुंचा, जमोरिन एंड वार वेलकम, जमोरिन के द्वारा उसका सत्कार किया गया, उन्हें सुविधाएं दी गई। लेकिन इस क्षेत्र में जो पहले से अरब व्यापारी बने हुए थे, दे एक्सपोज दिया रिसेंटमेंट, उन्होंने अपनी असहमति दिखाई और क्योंकि ये न्यू ट्रेडर्स थे इसीलिए जमोरिन पर भी दबाव डाला उन्होंने। लेकिन जमोरिन के जो सुरक्षा गार्ड थे उन्होंने अरब व्यापारियों को प्रति संतुलित कर दिया। अब चूंकि ये यूरोपीय व्यापारी थे, यहाँ से व्यापार के सिलसिले में आए थे, तो वास्को डी गामा ने यहाँ पहली बार व्यापार में जो निवेश किया था उसका 60 टाइम उसे प्रॉफिट हुआ था। इसीलिए उन्होंने ये देखा कि पूर्व के साथ व्यापार करना क्या है, लाभप्रद है। साथ साथ उसने यह भी महसूस किया इस क्षेत्र के व्यापार में जो अरब व्यापारी हैं, जो लंबे समय काल से अपनी प्रभुत्व को बनाए हुए हैं हिंद महासागर और अरब सागर के क्षेत्र में,
ये इनके लिए मुख्य चुनौती के रूप में है, ऑब्स्टैकल्स के रूप में है, बैरियर के रूप में है। इसीलिए जब वास्को डी गामा भारत से वापस लौटा पुर्तगाल, तो इस उद्देश्य के साथ कि हमें जब तक हिंद महासागर के क्षेत्र में, अरब सागर के क्षेत्र में जब तक हमारा नौसेना मजबूत नहीं हो सकता है, तब तक हम अरब व्यापारियों को यहाँ नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, और यहाँ से एनुअल फ्लीट भेजना होगा ताकि हम अरब व्यापारियों को नियंत्रित कर सकें, और जिसे सपोर्ट मिला वहां की सरकार से। और तभी कालीकट में इन्होंने क्या किया, तो अपनी फैक्ट्री स्थापित की। उस समय का फैक्ट्री क्या होता था, वेयर हाउस होता था, गोडाउन होता था। अलग अलग क्षेत्रों से वस्तुओं को ला करके वेयर हाउस में रखा जाता था और फिर यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता था, या बाहर से वस्तुओं को ला करके यहाँ से फिर सुदूर क्षेत्रों में वितरित किया जाता था। ये जो फैक्ट्री होते थे वेयर हाउस के रूप में, कालांतर में इन फैक्ट्री को फोर्टिफाइड, किले बंद कर दिया गया था। फोर्टिफाइड से तात्पर्य था ताकि अन्य जो व्यापारी हैं उनसे सुरक्षा प्राप्त हो, या देसी रियासत जो है उनसे भी इम्यूनिटी प्राप्त हो, इसीलिए किले बंद। और यही फैक्ट्री, और बाद में जब जनसंख्या बढ़ी तो ये फोर्टिफाइड सेटलमेंट्स हो गए। फोर्टिफाइड सेटलमेंट्स, ये बस्तियां बन गई बाद के दिनों में। ये फैक्टर के अंतर्गत होता था। जब यहां से गया तो 60 टाइम उनको बेनिफिट मिला, इससे प्रेरित हो गए ये, और भी यात्री आए यहाँ पर व्यापार करने के सिलसिले में। तो धीरे धीरे पुर्तगालियों ने क्या किया, तो वेस्ट कोस्ट पर अपने नियंत्रण को बनाए रखा, लेकिन अरब व्यापारियों ने जमोरिन पर दबाव डाला, जमोरिन पर दबाव डाला कि आप अरब जो ट्रेडर्स हैं उनको अपरूट कर दीजिए, यहां से बाहर निकालिए। और धीरे धीरे उन्होंने कोचीन के साथ भी मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित कर लिया। किसके साथ, कोचीन के साथ। प्रारंभिक जो बनी थी इनकी राजधानी, जो थी कैपिटल था, वो कोचीन ही था, एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर। बाद के दिनों में जब 1510 में इसने गोवा को हस्तगत कर लिया, है ना, बीजापुर के आदिल शाह से, तो गोवा को बाद में 1530 में स्थानांतरित कर दिया इसने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव को। धीरे धीरे पुर्तगालियों ने अलग अलग समय काल में अरब व्यापारियों को यहाँ नौसैनिक श्रेष्ठता के आधार पर इस क्षेत्र के व्यापार से उन्मूलन कर दिया, खदेड़ दिया बाहर, और अरबों का नियंत्रण इस क्षेत्र में समाप्त हो गया। अरब व्यापारियों को इन्होंने पराजित किया और संपूर्ण हिंद महासागर अर्थात गल्फ ऑफ पर्सिया, अरब सागर, और धीरे धीरे इन्होंने अपने आप को पूरब में अर्थात इंडोनेशिया, मलय द्वीप में भी अपने आप को व्यापारिक इकाई के रूप में स्थापित कर लिया। राइट, यहाँ के देसी शासकों से, नेटिव रूलर्स से भी इन्होंने रियायत प्राप्त की और अपनी फैक्ट्री स्थापित की, जैसे कालीकट, जैसे कोचीन, है ना। फिर धीरे धीरे इसने दमन, दीव, सॉल्सेट, बेसिन आदि के क्षेत्र में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। बाद के दिनों में आप देखेंगे हुगली में फैक्ट्री स्थापित की। तो अर्थात ईस्ट कोस्ट में भी पुर्तगालियों ने अपनी फैक्ट्री स्थापित कर ली, और भारत से पूर्व के क्षेत्र में अर्थात मलक्का जलसंधि के अंतर्गत इन्होंने पूर्वी देशों के साथ मेनली जो स्पाइस के व्यापार में ये रुचि रखते थे, मसालों के व्यापार में, ब्लैक पेपर, काली मिर्च, जिंजर, कार्डामम, है ना, इनके व्यापार में ये रुचि रखते थे। और भी कई वस्तुएं थी, लेकिन मेन आइटम इनके स्पाइसेस थे ये। बाद में तो घोड़े के भी व्यापार करने लगे, वस्त्र के व्यापार, आइवरी हाथी दांत के व्यापार, पर्ल्स के व्यापार करने लगे थे, डाइवर्सिफाइड हो गया था ट्रेड। लेकिन अर्ली जो ट्रेड था इनका वो क्या था, गरम मसाले, स्पाइसेस से रिलेटेड, तो ये यहाँ से बाहर तक करने लगे थे। अब इसमें मेन जो इनके अवरोध क्या थे, वो क्या थे, अरब व्यापारी, अरब ट्रेडर्स, जिसको इन्होंने कालांतर में अपरूट कर दिया था, इनको समाप्त कर दिया, और अपनी फैक्ट्री उन्होंने वेस्ट कोस्ट पर और ईस्ट कोस्ट दोनों में स्थापित कर लिया। मुगल शासकों की स्थिति को अगर आप देखेंगे तो अकबर और जहांगीर ने भी इन्हें अनडिस्टर्ब रहने दिया। देसी शासकों से जो इन्हें सुरक्षा मिलती थी, रियायतें मिलती थी, उन्हें बने रहने दिया गया, और मुगल काल में वाणिज्यिक प्रगति हुई।
यूरोप के साथ जब व्यापारिक संपर्क हुए तो कॉमर्शियल रिवॉल्यूशन की स्थिति मिली, क्योंकि लार्ज वॉल्यूम ऑफ इंडियन आइटम्स एक्सपोर्टेड, है ना, भारतीय वस्तुओं का बड़े पैमाने पर निर्यात होता था, एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड वाज इन फेवर ऑफ इंडिया, और व्यापार संतुलन चूंकि भारत के पक्ष में था, इसीलिए मुगलों ने भी विदेशी व्यापारियों के प्रति सकारात्मक ही दृष्टिकोण का परिचय दिया। तो कालांतर में ईस्ट कोस्ट में हुगली के क्षेत्र में भी इन्होंने अपनी बस्तियां स्थापित की। लेकिन पुर्तगाली धर्मांतरण में भी रुचि लेने लगे थे, और धीरे धीरे पुर्तगालियों की स्थिति अन्य कंपनियों से कमजोर होने लगी, क्योंकि पुर्तगालियों के व्यापार का मुख्य जो शक्ति था उनके नौसैनिक शक्ति में निहित था, नौसैनिक शक्ति में निहित था। और इसकी नेवल पावर को, नौसैनिक शक्ति को जब अन्य क्षेत्रों से चुनौती मिली, जैसे डच आ गए तो उनसे चुनौती मिली, जैसे इंग्लिशमैन आ गए, अंग्रेज आ गए, उससे चुनौती मिली, तो धीरे धीरे इनकी व्यापारिक जो शिथिलता थी वो आगे की ओर बढ़ने लगी, और अन्य क्षेत्रों में भी आप देखेंगे इनकी स्थिति कमजोर होने लगी। इनके स्थान पर डचों ने अपनी स्थिति मजबूत की, डचों को पराजित किया अंग्रेजों ने, और अंग्रेजों ने अपनी व्यापारिक स्थिति को मजबूत कर लिया। कालांतर में इनकी जो बस्तियां बच गई थी भारत में, वो बस्तियां कौन सी बच गई थी? गोवा, दमन और दीव के क्षेत्र में इनकी बस्तियां बच गई थी। जो 1961 में आप देखेंगे पुर्तगालियों की जो बस्ती थी, भारत में देशी रियासतों के एकीकरण के संदर्भ में 1961 में सैनिक जन के द्वारा गोवा को मिलाया गया भारत में, है ना। 1961 में स्वतंत्रता के समय काल में भी ये पुर्तगाली बस्तियां थी, गोवा, दमन और दीव की बस्तियां, है ना। पुदुचेरी फ्रांसीसी बस्ती, पुदुचेरी, चंद्रगिरी, माहे, कराईकल, यनम, पुदुचेरी की बस्तियां जो थी वो फ्रांसीसी बस्ती थी, समझ गए। स्वालसेट और बेसिन का जो क्षेत्र था जिस पर पुर्तगालियों का नियंत्रण था, कालांतर में मराठों ने इस पर अधिकार कर लिया था। बॉम्बे के निकट में चौल एक क्षेत्र था, इसमें भी अपनी फैक्ट्री उन्होंने स्थापित की थी। स्वालसेट और बेसिन, स्वालसेट के ऊपर ही बंबई बसा हुआ है, तो बंबई भी इन्होंने पर में कब्जा किया था। लेकिन 1661 में आप देखेंगे क्या हुआ था, तो पुर्तगाल और इंग्लैंड के बीच में मैट्रिमोनियल लाइंस, वैवाहिक संबंध, है ना, अर्थात पुर्तगाल के शासक की बहन कैथरीन का विवाह इंग्लैंड के शासक जेम्स द्वितीय के साथ हुआ था, जिसमें बंबई दहेज में दे दिया गया था, डॉली में दे दिया गया था। तो बंबई जैसे क्षेत्र भी इसने खो दिया था, राइट। पुर्तगालियों ने, पुर्तगालियों के जो व्यापार होते थे वो ट्रेडिंग टू द ईस्ट के नाम से होता था, तो केवल इंडिया इसमें शामिल नहीं था, अफ्रीका का मोजाम्बिक का जो ये क्षेत्र था ये भी शामिल था, ये अरब का जो क्षेत्र था ये भी शामिल था, भारत का क्षेत्र शामिल था, और पूर्वी एशिया का क्षेत्र भी शामिल था। ईस्ट के नाम से जो व्यापार होती थी, ईस्ट एशिया का भी क्षेत्र इसमें शामिल था। कालांतर में आप देखेंगे 3 इनके गवर्नर सिस्टम के अंतर्गत आ गए। एक जो था वो मोजाम्बिक के क्षेत्र में, जो अफ्रीकन कोस्ट के क्षेत्र में था। दूसरा इंडिया और पर्सिया एक साथ था, एक सेंटर प्रेसिडेंसी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के अंतर्गत, गवर्नरशिप के अंतर्गत उन अफ्रीकन कोस्ट। दूसरा जो था वो इंडिया और पर्सिया के क्षेत्र में, और तीसरा मलक्का, ईस्ट एशिया के क्षेत्र में, पूर्वी एशिया के क्षेत्र में। तो कालांतर में पुर्तगालियों की व्यापारिक बस्तियां 3 गवर्नरशिप के अंतर्गत आ गई थी, राइट। अफ्रीकन कोस्ट, दूसरा इंडियन एंड अरेबियन सी, तीसरा आ गया था ईस्ट एशिया के अंतर्गत। पुर्तगाली अपने साथ तंबाकू की खेती इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में। पोर्तुगीज इंट्रोड्यूस्ड टोबैको कल्टीवेशन इन इंडिया। ये भी पूछ लेता है कई बार कि तंबाकू कौन लाया था, तो पुर्तगाली लाए थे। भारत में कैथोलिक चर्च, कैथोलिसिज्म का जो प्रचार प्रसार है पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। प्रिंटिंग प्रेस जो है पहली बार गोवा में सेटअप किया गया था पुर्तगालियों के द्वारा, तो प्रिंटिंग प्रेस भी लाने का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है।
और भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार ईस्ट और वेस्ट कोस्ट के क्षेत्र में किया गया था। अलोंग द वेस्ट एंड ईस्ट कोस्ट के क्षेत्र में किया गया था। तो पुर्तगालियों ने भारत के साथ जो व्यापार की सिलसिला शुरू की, उसमें मौलिक परिवर्तन आए और यही परिवर्तन वाणिज्यिक क्रांति कहलाती है। क्या कहलाती है? कॉमर्शियल रिवॉल्यूशन कहलाती है। बिकॉज आफ्टर द पोर्तुगीज ट्रेड followed by the Dutch, the Englishman, the French and Danish, इसी के अनुकरण करते हुए बाद के दिनों में डच व्यापारी भी भारत आए, ब्रिटिशर्स भी आए, डेन भी आए, और इन प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत ही अंग्रेजों ने भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना कर ली। Once Portuguese uprooted the Arabian traders in Indian Ocean as well as the Arabian Sea, they strengthened their position in these ट्रेड रूट्स बाय कार्थेज एंड कैपिलो सिस्टम। एक बार जब अंग्रेज पुर्तगालियों ने अरब व्यापारियों को इस क्षेत्र में से बाहर कर दिया, खदेड़ दिया, तो उन्होंने कार्थेज और कैपिलो व्यवस्था के माध्यम से अपने व्यापार को नियंत्रित किया। कार्थेज क्या होता था? तो कार्थेज एक तरीके से ट्रेड पास पुर्तगालियों के द्वारा इशू किया जाता था। क्या किया जाता था? पुर्तगालियों के द्वारा इशू किया जाता था। अगर भारत के किसी शासक के द्वारा, चाहे वो मुगल हो या स्थानीय देशी शासक हो, भारत या अन्य देशों में अपने व्यापारिक सामान को भेजना होता था, ये उससे क्या प्राप्त करते थे? पासपोर्ट प्राप्त करते थे एक तरीके से, है ना। तो कार्थेज सिस्टम था। और अभी वर्तमान भाषा में यदि कहेंगे तो उसको रंगदारी टैक्स जैसे कहा जाता था, वही टैक्स था एक तरीके से। कार्थेज और कैपिलो ये एक साथ जहाज लेकर के चलते थे। तो कार्थेज और कैपिलो व्यवस्था, ताकि जो अगर नहीं देता था शुल्क, निर्धारित शुल्क, उनके जहाजों को लूट लिया जाता था। इसीलिए इसके आधार पर पुर्तगालियों ने अपने व्यापार को संगठित किया। तो अलग अलग समय काल में अलग अलग क्षेत्रों में फैक्ट्री की स्थापना हुई, है ना, और धीरे धीरे इनकी व्यापारिक शिथिलता भी सामने आ गई। और बाद के दिनों में अन्य यूरोपीय कंपनियों ने इनको प्रतिस्थापित किया। भारत में इनकी बस्तियां गोवा, दमन और दीव के क्षेत्र में रह गई। और जो बाद के दिनों में 1961 में आप देखेंगे, दमन और दीव जो है अभी भी यूनियन टेरिटरी के रूप में। और ये तो गोवा को 1961 में आप देखेंगे ज्वाइंट मिलिट्री ऑपरेशन के द्वारा गोवा को मिलाया गया भारत में, और बाद में उसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ये पोर्तुगीज कल्चर को लिए ये पुर्तगालियों का व्यापार था। राइट। तो क्या क्या लाया इसको भी बता चुका हूं उन्हें। तो तंबाकू की खेती, प्रिंटिंग प्रेस, कैथोलिसिज्म, ईसाई धर्म, है ना। अकबर के दरबार में भी आप देखेंगे आए थे कौन, जो ईसाई मिशनरी थे, इनके आगमन हुए थे। चित्रकला भी इंट्रोड्यूस हुआ था अकबर के दरबार में पुर्तगालियों के द्वारा, वाइट मोंट पेंटिंग, ये सब। तो पुर्तगालियों का आगमन क्या रहा भारत में? क्रांतिकारी रहा, रिवॉल्यूशनरी रहा। जो कॉमर्शियल रिवॉल्यूशन है, इसकी शुरुआत हुई भारत में पुर्तगालियों के आगमन से ही शुरुआत मानी जाती है। राइट। तो उनकी बस्तियों को हम लोग देखेंगे। जो ईस्ट कोस्ट, कई बार पूछ देता है कि वेस्ट कोस्ट जो इनके फैक्ट्रीज थे, सेटलमेंट थे, वे कौन से थे? ईस्ट कोस्ट जो सेटलमेंट थे वो कौन से थे, है ना। जैसे कालीकट, कोचीन का क्षेत्र, चौल, स्वालसेट, बेसिन, दमन, दीव, ये सब वेस्ट कोस्ट फैक्ट्री थी। ईस्ट कोस्ट फैक्ट्री के अंतर्गत जैसे हुगली के क्षेत्र में आप देखेंगे सेंट थॉम, मद्रास के निकट, नियर मद्रास, क्या था, सेंट थॉम कहा जाता था उस किले को। ये सब ईस्ट कोस्ट का क्षेत्र था। बंदे, ये सब ईस्ट कोस्ट का क्षेत्र था। ये तो ये सब पूछ देता है कि ईस्ट कोस्ट में कौन से फैक्ट्रीज थे, वेस्ट कोस्ट में कौन से फैक्ट्रीज थे। और साथ ही साथ इन पुर्तगालियों की व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में वहां के गवर्नरशिप जो थे वो महत्वपूर्ण थे, क्योंकि ये माना गया था कि संगठित व्यापार के लिए प्रशासन हेतु यहाँ क्या चाहिए थी? गवर्नरशिप चाहिए थी, ताकि ये मिलिट्री ऑपरेशन कर सके या सैनिक असैनिक दोनों प्रकार के अधिकार इनके पास में प्राप्त होते थे। जिसमें आप देखेंगे
3-4 ऐसे पुर्तगाली गवर्नर थे जिन्होंने भारत में व्यापार को संगठित किया, जैसे फ्रांसिस्को अल्वीरा, अल्बुकर्क, नूनो दा कुन्हा, मार्टिन, ये सब गवर्नर ने भारत में पुर्तगाली व्यापार को दशा और दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फ्रांसिस्को डी अल्मीरा पहला, के बाद अल्बुकर्क, इन्होंने भारतीय महिलाओं से पुर्तगालियों को शादी करने के लिए, और है ना, अल्बुकर्क के समय काल में। फिर नूनो दा कुन्हा, इन्होंने भी क्या किया, पुर्तगाली व्यापार को सुदृढ़ किया, कंसोलिडेट। और फिर मार्टिन डी सूजा, ये 4 ऐसे गवर्नर हैं जिसका नाम आपको याद रखना है, जिन्होंने, और खास करके 3 को, अल्मीरा, अल्बुकर्क, नूनो दा कुन्हा, जिन्होंने पुर्तगालियों के व्यापार को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दे प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल रिगार्डिंग टू स्ट्रेंथन द इंडो पोर्तुगीज ट्रेड, है ना, इनको आपको याद रखना है। और कुछ तिथियां महत्वपूर्ण है, जैसे पहली फैक्ट्री कब स्थापित हुई थी, पहली फैक्ट्री कब स्थापित हुई थी, ये और कहां स्थापित हुई थी। कालीकट पहुंचा था, तो कालीकट राजा को क्या कहा जाता था, जमोरी। पहली बार कारथेज कब इशू हुआ था, 1502 में कारथेज इशू हुआ था। पुर्तगालियों ने गोवा कब छीना था, 1510 में छीना था। बंबई दहेज में दे दिया गया था, किसको, अंग्रेजों को दे दिया गया था दहेज में। कैसे, तो पुर्तगाली जो शासक था उसकी शादी जेम्स द्वितीय के साथ हुई थी, कैथरीन के लिए। और फिर बस्तियां किन किन क्षेत्रों में, पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में कैसे कौन सी बस्तियां रही थी, क्या इंट्रोड्यूस किए थे पुर्तगाली, जैसे तंबाकू इंट्रोड्यूस किए थे, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार, ये सब महत्वपूर्ण बिंदु है जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं ये। और कुछ युद्ध भी है जो अरबों को इस क्षेत्र से अपरूट कर दिया था, राइट। तो इन चीजों को हम लोग देखेंगे, ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ से मुझे लगता है कि जो भी क्वेश्चन भारत और पुर्तगाल के संदर्भ में ये पूछा जा सकता है, इससे सॉल्व हो जाएगा ये प्रश्न। या आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट्स क्या होती थी, व्यापार की जो मदें थी जिसमें पुर्तगाली क्या ले जाते थे भारत से, आइटम ऑफ एक्सपोर्ट्स, ये महत्वपूर्ण था, राइट। इसके बाद हम लोग दूसरे यूरोपीय कंपनियों को देखेंगे।